हमने ओवोसाइट को ना निकाल लिया था, सेकेंडरी ओवोसाइट को हमने निकाल लिया था, वहाँ ओवरी से ओव्यूलेशन उसकी हमारे पास हो गई थी। अब वो जो ओवोसाइट है उसने ट्रांसपोर्ट किस तरह करना है हमारे पास, जहाँ पे स्पर्म्स ने आना है वहाँ तक, तो वो होता है हमारे पास ओवोसाइट ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो मैंने कहा इन ह्यूमंस फर्टिलाइज ओवोसाइट रीचेज द यूट्राइन ल्यूमेन इन अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 days। 3 से 4 दिन लगते हैं हमारे पास इसको यूट्रस के अंदर आने में। तो उन्होंने कहा कि ना शॉर्टली बिफोर ओव्यूलेशन फिम्ब्रिया ऑफ द यूट्राइन ट्यूब स्वीप ओवर द सरफेस ऑफ द ओवरी ट्यूब एंड बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। तो हमारे पास ना यहाँ पे जो ओवरी होती है ना उसके एंड में यहाँ पे ना हमारे पास यूँ करके ना स्ट्रक्चर्स कुछ होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास ना फिम्ब्रिया कहलाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अब यानी हमारे पास ये यूट्रस का जो एंड होते हैं ना, यूट्राइन ट्यूब जो होती है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब, उसके एंड में ना हमारे पास ये फिम्ब्री होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरी है। तो अब ये जो फिम्ब्रिया है ना ये हमारे पास इसके ऊपर स्वीप करने लग जाएंगे, इसके ऊपर हमारे पास। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिम्ब्रिया ऑफ द यूट्राइन ट्यूब स्वीप ओवर द सर्फेस ऑफ द ओवरी एंड ट्यूब बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। और उसके बाद फिर ये आपस में ये ना कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास इस तरह क्या होगा कि ओवरसाइड जो होगा ना वो हमारे पास यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेगा ना तो हमारे पास ये ट्रांसना कैरीड इनटू द ट्यूब बाय स्वीपिंग मूवमेंट्स ऑफ द फिम्ब्रिया है, ठीक है। तो हमारे पास इन स्वीपिंग मूवमेंट्स ऑफ द फिम्ब्रिया की वजह से ना ये ओवरसाइड निकलते हैं हमारे पास ना इस फेलोपियन ट्यूब के साथ चल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये जो सारा है ना, ये हमारे पास जो यूट्राइन ट्यूब है इसका जो हमारे पास म्यूकोजल लाइनिंग होगी ना, यानी इसके साइड पर जो एपिथीलियल लाइनिंग होगी उसके अंदर होंगे सीलिया, वो सीलिएटेड एपिथीलिया होंगे। तो उसके अंदर जो सीलिया होंगे ना तो उन सीलिया के मोशन की वजह से भी हमारे पास ये ओवरसाइड जो होगा ये अंदर जाएगा। और उसके बाद फिर वंस इन द ट्यूब, उसके बाद हमारे पास जो ये कम्यूलस सेल्स थे ना साइड पे हमने देखा था हमारे पास जो कम्यूलस ओफर्स वगैरह बना रहे थे, तो उन्होंने कहा ये कम्यूलस सेल्स जो है हमारे पास ओवोसाइट से अलग हो जाते हैं और ना विड्रॉ देयर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम द जोना पेलोसिडा, और सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ओवोसाइट जो है उसके गिर्द हमारे पास जोना पेलोसिडा रह जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना फिर ये जो वंस इन ट्यूब ये जो ओवोसाइट आ गया है ना, अब ये ओवोसाइट हमारे पास प्रोपेल करता है इसी के अंदर। अब हम इसने पूरी फेलोपियन ट्यूब जो है ना उसके अंदर से गुजरना है। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर से प्रोपेल उसने करना है ना, तो वो किस वजह से कर रहा है, पहुंचा तो अंदर हमारे पास ये स्वीपिंग मूवमेंट्स ऑफ द फिम्ब्रिया और इसकी वजह से। अब इसके अंदर प्रोपेल जो कर रहा है ना तो वो हमारे पास करेगा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्यूब जो होंगी पेरिस्टाल्टिक, जैसे हमारे पास पेरिस्टाल्सिस होता है ना कि एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन, तो इसी तरह करके हमारे पास ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू ये मूव करेगा वो साइड। इसके अलावा हमारे पास इधर ही जो ना ट्यूब का जो ट्यूबल म्यूकोजा है ना साइड पे उसके अंदर सीलिया होंगे, तो वो सीलिया भी इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। उन्होंने कहा इसके अलावा उन्होंने कहा कि विद रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट रेगुलेटेड बाय एंडोक्राइन स्टेटस, हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन्स जो होंगे ना वो हमें बताएंगे कि ना ओव्यूलेशन और के बाद और ओव्यूलेशन के ना यानी पहले और ओव्यूलेशन के बाद जिस तरह के हमारे पास हार्मोनल स्टेटस होगा ना उससे हमारे पास इसकी स्पीड पता चल जाएगी। यानी अगर हमारे पास ना हार्मोन्स लेट आ रहे हैं तो हमारे पास फिर इसकी स्पीड भी लेट हो जाएगी, स्लो हो जाएगा, और वगैरह फिर ये फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास थी ओवोसाइट ट्रांसपोर्ट। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास ना यहाँ पे ओवोसाइट ट्रांसपोर्ट ये हमने अभी पढ़ी है। तो इसके बाद हमारे पास ना वो जो बाकी रह गया था ना कॉर्पस ल्यूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होती ना तो हमारे पास फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना वो हमारे पास ना मैक्सिमम डेवलपमेंट तक पहुंच जाता है 9 days आफ्टर ओव्यूलेशन में, ठीक है। 9 days, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, 9 days आफ्टर ओव्यूलेशन के अंदर ना हमारे पास ये कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम डेवलप तक पहुंच जाता है। और उसके बाद फिर हमारे पास इसको हम येलो प्रोजेक्शन, ओवरी सर्फेस के ऊपर येलो प्रोजेक्शन के तौर पर ईजिली देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये श्रिंक कर जाता है और श्रिंक करके हमारे पास ना वो जो कॉर्पस ना ल्यूटियम बना है वो श्रिंक करके हमारे पास डीजनरेशन कर देते हैं जो ल्यूटिन सेल्स बने था उनकी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको हम क्या कह देते हैं, प्रोसेस को हम कह देते हैं ल्यूटोलाइसिस। ल्यूटिन सेल्स की डीजनरेशन होती है, ल्यूटोलाइसिस होती है हमारे पास। और उससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक फाइब्रोटिक स्कार टिश्यू बन जाता है हमारे पास। यानी जो हमारे पास अभी हमने इस डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया था कि हमारे पास ना यहाँ से हमारे पास ये जो सारे ग्रेनुलर सेल्स और इंटरनल थीका सेल्स है ये हमारे पास ये कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं। अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना ये हमारे पास ये सारे सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे और उसके बाद हमारे पास बना देगा कॉर्पस एल्बिकन्स। तो हमारे पास वो कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएंगे। अब उन्होंने कहा यहाँ तक तो था कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन ना नहीं हुई है और हमारे पास अब प्रोजेस्टेरॉन जो होगा ना फिर हमारे पास जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम एंड हो जाएगा तो हमने पढ़ा था कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी और इस तरह हमारे पास मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास हो गई है ना फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा ना वो हमारे पास प्रिवेंट होएगी। वो प्रिवेंट कौन करेगा, वो करेगा हमारे पास HCG। ये HCG हमारे पास ना मैंने अपना जब वो हम पढ़ रहे थे ना डाउन सिंड्रोम तो उसमें मैंने उसका निमोनिक में आपको कहा था HCG याद रखना है आपने, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये HCG, तो हमारे पास HCG क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये हमारे पास ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो है ना इस कॉर्पस ल्यूटियम की डीजनरेशन को ना बचा के रखता है। ये हमारे पास कहाँ से निकलता है, हमारे पास ना हार्मोन्स क्रिएटेड बाय द सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो हमारे पास आगे एम्ब्रियो अभी पढ़े हैं ना तो उसके अंदर हमारे पास ना साइड पे ना लेयर
लेयर्स हो रही होती हैं सेल्स की, उनके अंदर जो हमारे पास बाहर ना एक ना इरेगुलर लेयर्स सेलों की होती है, सेल्स की होती है, तो हमारे पास वो सिंक और ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। तो वो हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और ये हमारे पास फिर कॉर्पस ल्यूटियम, ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम के पास जाके उसको प्रिवेंट कर देती है डीजनरेट होने से। अब वो डीजनरेट नहीं हुआ तो क्या होगा उसके अंदर, फिर हमारे पास वो ग्रो करता जाएगा, कॉन्टिन्यूज टू ग्रो एंड फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी। उसके बाद फिर वो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी बना देगा। अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी है ना, इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविडेटेटिस, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेविडेटेटिस होता है, ये हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद होगा बाय द एंड ऑफ द 3rd मंथ ये हमारे पास ना ये ना बन जाता है, और ये हमारे पास इतना ये साइज़ में इंक्रीज़ इतना हो जाता है कि हमारे पास ये ना 1/3 या 1/2 ऑफ द ओवरी का साइज़ में तक जितना हमारे पास ये कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी हो जाता है, क्योंकि इसने फिर आगे प्रोजेस्टेरॉन स्क्रीट करते रहना है। तो इसके अंदर जब अब ल्यूटियल सेल्स है ना, दे कंटिन्यू टू स्क्रीट प्रोजेस्टेरॉन अंटिल द एंड ऑफ द 4th मंथ। ये 4th मंथ तक हमारे पास ये ना करते रहते हैं स्क्रीट, और फिर क्या होता है हमारे पास देयर आफ्टर रिग्रेस स्लोली। उसके बाद हमारे पास ये जो है ना ये कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी ये भी हमारे पास रिग्रेस करने लग जाता है, साइज़ में छोटा होने लग जाता है, क्योंकि बिकॉज हमारे पास फिर प्लेसेंटा बन जाता है। और हमारे पास जो काम ये अब कर रहा है ना, बिकॉज एज क्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन बाय द ट्रोफोब्लास्टिक कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा बिकम्स एडिक्वेट फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। और उसके बाद फिर अब जो प्रोजेस्टेरॉन था ना वो हमारे पास प्लेसेंटा ने क्योंकि स्क्रीट करना होता है। तो ये सारी बात हो गई है। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि रिमूवल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 4th मंथ यूजुअली लीड्स टू एबॉर्शन। अगर हम इस ना कॉर्पस ल्यूटियम जो हमारे पास प्रेगनेंसी का बना है इसको हम अगर 4th मंथ से पहले ना हटा देना तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एबॉर्शन हो जाएगा और हमारे पास बेबी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास था ये ओवरसाइड ट्रांसपोर्ट और कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन का।